हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइम फिर से ख़राब हो चला है, कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो आई होप आप लोग अपने घर में होंगे, सेफ़ होंगे और बहुत ज़रूरी काम से ही बाहर जाते होंगे, ऐसे ही नहीं निकल जाते होंगे। और अगर जा रहे हैं तो इसको कम कीजिए क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा है। फिर से अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई रेगुलरली करते रहिए। आज हम लोग मिले हैं पढ़ने के लिए, एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए और अच्छे से इसको आइए समझते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैम ने हेडिंग क्या दिया हुआ है, विच इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जाहिर सी बात है आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे डरते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से कि बहुत लेंदी है मैम, नहीं समझ आता, डर लगता है। बट डर क्यों लगता है? क्योंकि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया समझने का, आपने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया कि सही ढंग से अप्रोच ही नहीं किया कि इसको समझते कैसे हैं। आज हम लोग ट्राई करेंगे समझने का। अगर आपको समझ में आता है कि मैम ने कैसा पढ़ाया तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप सबको हम कुछ तो समझा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जिनको नहीं आता वो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। जिनको आता है उनके लिए भी अच्छा है ना, कुछ चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी, उनके स्किल्स फिर से वो पूरा चीज़ को ब्रशअप कर लेंगे अच्छे से, वो जान पाएंगे कि कैसे करना है, कैसे अप्रोच रखना है पढ़ाई का। तो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम है जो सर्कुलेट करता है कुछ, नाम तो यही है ना। लेमैन टर्म में तो हम लोग इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि मैम सिस्टम होता है एक ऑर्गन्स का, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और इस ऑर्गन सिस्टम का काम होता है कि आप सर्कुलेट करिए कुछ। ठीक है, अच्छी बात है, गलत भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर सही, टू बी प्रिसाइजली करेक्ट, व्हाट शुड बी इट्स डेफिनेशन? ऐसा आप सब समझिए सबसे पहले कि सर्कुलेशन क्यों होगा, ज़रूरत क्या होगी सर्कुलेशन की बॉडी में। आप एक बात बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि कैसे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते पूरी तरह से आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके फूड से चाहिए थे आपने लिया और उसको बॉडी अब्जॉर्ब कर गई, सेल्स उसको यूज़ कर लिए, राइट। बट सेल्स उसको यूज़ किए कैसे? पहला सवाल मैम का। दूसरा सवाल, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा इससे पहले, उसमें आपने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, आपने ब्रीदिंग की, एक्सलेशन, इनहेलेशन, जो भी आप पढ़ते हैं। उसमें आपने ऑक्सीजन जब आया अंदर तो वो पूरे सेल्स तक कैसे पहुंचाया आपने? दूसरा सवाल। दोनों का एक ही आंसर है, कॉमन है, कि ये जो भी गैसेस हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हमको हर सेल तक पहुंचाना है। इतना बड़ा इंसान, इतने विसरल ऑर्गन्स, इतने डीप डीप सेल्स लगे हुए हैं, वहाँ तक आपको हर कुछ पहुँचाना है। एक टफ टास्क है ना। ये टास्क कौन करेगा? इस टास्क के लिए बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और उसका नाम होता है ब्लड, राइट। पहले सवाल का जवाब मिला। दूसरे सवाल का जवाब, सवाल पहले सुन लो, ये होगा कि वो जो ब्लड है वो तो सारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और गैसेस और हार्मोन्स और प्रोटीन सब कुछ पहुंचा देगा, राइट। ब्लड को वहाँ तक कौन पहुंचाएगा? दूसरा सवाल, इसका भी जवाब है मैम के पास और आई होप आप सबके पास होगा। वो काम करेगा हार्ट, राइट। वो आपका दिल कर देगा, राइट। तो हार्ट कर देगा। हार्ट का एक काम क्या होता है जो मेजर काम है, उसके अलावा क्या काम है आप बताओ? ब्लड को पंप करना, दैट्स इट। ये सब मत सोचना फिल्मी लाइन, अरे दिल से सोचो भाई, अरे दिमाग से मत सोचो। दिल सोचता वोचता नहीं है, दिल का एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करना। आपके ब्लड को बॉडीज़ के आपके ब्लड को हर ऑर्गन तक पहुंचाने की ड्यूटी किसकी है? हार्ट की। आप सोचो, आपका जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम, इट बीट 72 टाइम्स पर सेकेंड। तो आप जोड़ लो ना, 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, एक पूरे दिन में कितनी बार धड़केगा। धड़कने का मतलब पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा, प्रेशर देगा, ताकि उस प्रेशर से आपको ऊपर भी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल भी जाना है और
ग्रेविटेशनल पुल के साथ भी जाना है। अगेंस्ट क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है वो आपके थोरैक्स रीजन में सिचुएटेड है, हेड तक पहुंचाना है ना, पूरे हेड के डीप डाउन सेल्स तक पहुंचाना है, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल हुआ, तो उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है आप समझ रहे हो। और आपके जो भी हैंड्स हैं, लेग्स हैं, सब तक पहुंचाना है, तो वो तो ग्रेविटेशनल पुल के साथ ही हुआ। फिज़िक्स के स्टूडेंट हो आप, फिज़िक्स भी पढ़ते हो, तो समझते होगे कि प्रेशर कितना ज़रूरी है। तो आप सोचो कि ये ऑर्गन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पूरी लाइफ नॉन स्टॉप बस धड़कते रहता है, पंप करते रहता है ब्लड, राइट। तो हार्ट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी फीचर्स है, वो तो कभी और डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। बट आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो है ब्लड। ब्लड है तो ब्लड वेजल्स होगा ही, ब्लड कैसे ट्रांसफ़र करेगा अगर आप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हो। अब आप पूछोगे कि मैम ये क्या है, ये क्या आपने कह दिया, तो चलो जानते हैं वो क्या होता है। ब्लड है तो ब्लड वेजल्स होगा ही, नॉट इम्पॉर्टेंट, not always important, but if we are talking about vertebrates, if we are talking about us, if we are talking about advanced organism, then तो blood vessels होंगे ही। क्या होते हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का नाम आपने सुना होगा। एक क्लोज्ड सर्किट बना हुआ है बॉडी में जिसके थ्रू ही ब्लड को पास करना है, जिसके थ्रू ब्लड को चलना है, उसके अलावा इसको इधर उधर कहीं नहीं जाना। एक पाथ बना हुआ है, ब्लड तुमको इसी में फ्लो करना है, ठीक है। अगर आप इनवर्टिब्रेट्स की बात करो, मॉलिस्क हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, इनमें क्या होगा, ये सारे वेजल्स नहीं होंगे। इनमें पूरी बॉडी में हीमोसील बोलते हैं, उसमें ब्लड फ्लो करेगा। कोई वेजल्स नहीं होंगे ब्लड को कंडक्ट करने के लिए, हमेशा याद रखिएगा। इफ़ आप ओपन, अगर आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो तभी आपके पास वेजल्स होंगे जो ब्लड को कंडक्ट कर रहे होंगे। अगर आप नहीं हो तो आपके जो सेल्स, जो टिश्यूज़ हैं, वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। एक फिगर हल्का सा समझने लायक बना दिया है, समझें आप। हार्ट से ब्लड पंप हुआ, वो ये कैपिलरीज हो या जो भी हो, वेजल्स, ये ब्लड वेजल है, इसमें ब्लड है, ये एक ऑर्गन है, उसके सेल्स हैं, ये हर ऑर्गन सेल से ही बना होता है, ये तो जानते ही होंगे आप। और ये रहा टिश्यू फ्लूइड, ये जो भी इसको डालना है न्यूट्रिएंट, सेल को चाहिए ना हर कुछ, नहीं तो वो तो मर जाएगा। जो बेसिक लाइफ का यूनिट है वही मर जाएगा, तो फिर कैसे कोई भी सस्टेन कर पाएगा। तो सेल को ज़िंदा रहने के लिए गैसेस चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर तरह की चीज़ें चाहिए। वो जो कैपिलरी है, जो ब्लड वेजल है, ये इसको डायरेक्ट नहीं देता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ देता है और उससे ये अपने सराउंडिंग से ले लेता है। ये कभी मत समझिएगा कि सेल और जो ब्लड वेजल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अगर वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो दे विल नेवर कम इन कांटेक्ट। हाँ, अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसा झंझट ही नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट जो आर्टरीज या फिर जो ब्लड वेजल्स हैं वो डायरेक्ट सेल को ब्लड पहुंचा देंगे। तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, वो आप लोग देख सकते हैं, ब्लड नेवर टचेस सेल्स, ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, दे गेट ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लड वेजल्स टू सेल बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसी को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। आइदर आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड वर्ड यूज़ कर लीजिए या टिश्यू फ्लूइड यूज़ कर लीजिए, दोनों सेम ही हैं। और हमारे केस में वर्टिब्रेट्स हैं, हम ऊपर से सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वी ह्यूमंस, हम लोग यही अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो अब आप ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो समझ गए होंगे, और हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड जो कंपोनेंट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने डिवाइड कर रखा है वो भी समझ गए होंगे, राइट। तो अब जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उस पे चलते हैं, ठीक है। तो सभी जानते होंगे, 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज़ प्लाज्मा, द सेकेंड वन इज़ द सेल कंपोनेंट्स, सभी जानते हैं। एक बार उसको हम लोग बस देखते चलते हैं।
तो पहला कंपोनेंट प्लाज्मा होता है, दूसरा के जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो है प्लाज्मा 55% है, जो मेजर पोर्शन है वो इसका है, दूसरा 45% सेल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको याद रखना है तो एक छोटा सा ट्रिक क्या है आप सभी जानते होंगे, अगर किसी नाव को किसी नदी में तैरना है तो नदी का पानी ज़्यादा होगा या नाव ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली नदी का पानी ज़्यादा होगा, तो इसमें ये फ्लोट कर रहे हैं। जो प्लाज्मा है उसमें सेल कंपोनेंट्स को फ्लोट करना है, राइट। तो वो फ्लोट कब करेंगे, जब प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है वो इतना होगा दैट इट विल लेट द सेल कंपोनेंट्स फ्लो इन इट, राइट। तो प्लाज्मा ज़्यादा होता है, सेल कंपोनेंट्स कम होते हैं, और रेशियो आप जान गए। सेल कंपोनेंट्स पे आते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा में देख लेते हैं प्लाज्मा किन चीज़ों से बना होता है। द मेजर पोर्शन ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर। जो 6 to 8%, जो रिमेनिंग 6 to 8% है वो दे आर प्रोटीन्स, एंड विच प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स को आप केयरफुली याद कर लें, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। अब आप पूछोगे मैम ये कहाँ से आते हैं, दे कम फ्रॉम लिवर। काम क्या है, एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना। अब आप पूछोगे मैम ये क्या है, तो अभी हमने बताया कि जो ब्लड वेजल्स है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो सेल को जो भी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस हैं सब पहुंचाते हैं। बट अगर सोचो इसको कोई बैलेंस ही करने वाला ना हो और सारा कुछ बस कैपिलरीज से निकलता ही चला जाए, तो ये भी तो दिक्कत वाली बात है। तो कोई तो एक चाहिए जो उस बैलेंस को मेंटेन कर सके कि जितनी भी ज़रूरत है बस उतना ही जाए, ज़्यादा नहीं जाए। तो इस चीज़ को बैलेंस कौन करेगा, एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन एक एंटीबॉडी है बच्चों, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। एंटीबॉडी आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके लिए एक अलग चैप्टर है उसमें बात करेंगे, अगर जानते हैं तो बस समझिए कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग एक अलग टॉपिक है, आगे चलते हैं उस पर फिर बात करेंगे। जब ब्लड क्लॉट पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि हाउ फिब्रिनोजन हेल्प्स इन इट, राइट। परसेंटेज का बात कर लें तो जो एल्ब्यूमिन है इट इज़ ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज, सबसे ज़्यादा मिलता है। देन कम्स ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन इज़ द लोएस्ट। और ये बनते कहाँ हैं, लिवर में। हो गया ब्लड का एक कंपोनेंट विच इज़ प्लाज्मा, वी कंप्लीटेड दैट। द नेक्स्ट वन इज सेल कंपोनेंट्स। आइए देखते हैं ब्लड सेल क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज़ आरबीसी, द सेकेंड वन इज़ डब्ल्यूबीसी एंड द थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। आप सभी जानते होंगे, बस जस्ट रिवाइज इट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, एक आपको एग्जांपल दे देते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल, राइट। रेड कलर का, उसमें जो रेड कलर, अब वो रेड होते नहीं है बिकॉज इट कंटेन्स अ पिगमेंट विच इज़ रेड इन कलर, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स रेड, ठीक है। अब वो पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, शुरू से सुनते आ रहे होगे। और हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन का बना होता है, जो उसमें हीम पार्ट है दैट इज़ आयरन, एंड वन नोज कि आयरन इज़ रेड इन कलर, दैट इज़ वाई हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है इट इज़ रेड इन कलर, एंड बिकॉज आरबीसी कंटेन्स इट सो इट अपीयर्स रेड, राइट। सबसे बड़ा पोर्शन सेल कंपोनेंट्स में आरबीसीज का होता है। आप देख सकते हैं 5 मिलियन to 5.5 मिलियन पर mm³ में होता है। अब mm³ क्या है, एक मेजरमेंट का तरीका है, ठीक है। जैसे मीटर में कपड़ा नाप लिया, लीटर में कुछ नाप लिया, वैसे ही mm³ में हम एक ब्लड को छोटा सा डब्बा जैसा भी मान सकते हैं। क्यूब है तो एक क्यूबिक जैसे बना ले, उसमें जितना भी ब्लड अट पा रहा है, जितना उसमें उस क्वांटिटी में आ पा रहा है ब्लड, उसमें 5 से 5.5 मिलियन जो सेल्स होंगे वो आरबीसीज होंगे, राइट। सबसे कम डब्ल्यूबीसी बेचारा 6000 से 8000, और प्लेटलेट्स ठीक ठाक एवरेज रहता है 1.5 लाख से 3.5 लाख, ओके। प्लेटलेट्स जो होता है वो खुद में एक सेल नहीं होता, मेगा कैरियोसाइट, आगे बताते हैं क्या होता है वो। एक मेगा मतलब बड़ा और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, एक बड़ा सा सेल है, उसके टुकड़े बन के प्लेटलेट्स बना देते हैं। मतलब प्लेटलेट्स खुद में एक कंप्लीट सेल नहीं होता है, सेल के ब्रोकन पार्ट, सेल के टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स।
काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट करता है। आरबीसी तो मेन कंपोनेंट ही हैं, जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है, वही कैच करता है ऑक्सीजन, वही ट्रांसपोर्ट कर पाता है। और डब्ल्यूबीसी आपको पता है, वाइट ब्लड सेल्स बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो बना है हमारा, वो डब्ल्यूबीसीज के थ्रू ही बना है। अब चलिए जान लेते हैं कि ब्लड बनता कैसे है, वेयर इज़ ब्लड फॉर्म्ड, और कौन बनाता है इसको। हमने हमेशा से सुना है कि बोन मैरो मेक्स या फॉर्म्स ब्लड, पर बोन मैरो एक्चुअल में होता क्या है, आज वो जान लेते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, हड्डी दिख ही रहा होगा, बोन है ये। इसका जो स्पॉन्जी वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला, ये रेड बोन मैरो है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट, ये येलो बोन मैरो है। तो दो तरह का है, एक रेड बोन मैरो है, एक येलो बोन मैरो है। इसमें डिफरेंस समझिए, जो येलो बोन मैरो है इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये कुछ करता नहीं है, ये नहीं सेल बनाता। जो रेड बोन मैरो है ना, वो बनाता है। और बहुत लोग ये भी कहेंगे कि ना डब्ल्यूबीसी तो थाइमस से बन जाएगा या फलां जगह से बन जाएगा, कभी ये सब बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। जो रेड बोन मैरो है, इट फॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, वेदर आरबीसी, वेदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों तरह का सेल रेड बोन मैरो ही बनाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और व्हाट डज येलो बोन मैरो डू, कुछ काम नहीं है इसका, ये इन चीज़ों में काम नहीं आता। डू नॉट फॉर्म एनी ब्लड सेल। अब आप पूछोगे कि मैम किस हड्डियों में बोन मैरो होगा, ये कैसे पता चलेगा। ये तो जानना ज़रूरी नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बता दें, जैसे हिप बोन हो गए, स्टर्नम आपका जो चेस्ट बोन हो गया, आपके रिब्स हो गए, आपके वर्टिब्राज हो गए, जो वर्टिब्री हो गई, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सारे जो बोन्स होते हैं ना, इसमें बोन मैरो का जो इसमें जो उसका पार्ट है, इट इज़ हाई। हिप बोन्स हो गए, जो चेस्ट बोन, स्टर्नम जानते होंगे आप, एक डैगर लाइक बोन प्रेजेंट होता है थोरैक्स रीजन में, जिसको स्टर्नम कहते हैं। वो सब रीजन में जो बोन्स मिलते हैं उसमें रेड बोन मैरो मिलता है, देयर इट इज़ फाउंड। और रेड बोन मैरो फॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, राइट। अब एक चीज़ बता दें जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, एक एडल्ट में लाइक 18+, 20, 25 जितना एडल्ट हो जाते हैं, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो का जो परसेंटेज है वो 50-50 में आ जाता है, ठीक है। मतलब आधे बोन में वो मिलेगा, आधे बोन में येलो बोन मैरो मिलेगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है, जब कभी बोन पढ़ाएंगे तो इसके सारे पार्ट्स को डील करेंगे। फिलहाल के लिए बस जान लीजिए कि जो स्पॉन्जी वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला साइड, वो ही रेड बोन मैरो होता है। जब इन्फेंट होता है, जब कोई बच्चा जस्ट जन्म लिया है इन्फेंसी में, उसका पूरा जो बोन का हिस्सा है वो पूरा बोन मैरो होता, रेड बोन मैरो होता है, उसमें येलो बोन मैरो नहीं बना होता। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो कि ना हो भगवान करे, लेकिन अगर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है और ब्लड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई है, तो क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में ये येलो बोन मैरो विल कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो एंड इट विल बिगिन टू प्रोड्यूस all the cells like RBC, WBC, platelets. It will start to form all these cells. In case of emergency, always remember that in case of emergency, जब बॉडी पूरी तरह से नहीं, जो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है और जो सेल कंपोनेंट्स हैं दे आर इन नीड, लाइक दे बॉडी उसको पूरी तरह से नहीं ऑक्यूपाई, उसको नहीं ले पा रहा है, शॉर्टेज हो जा रहा है, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन मोर नंबर्स, देन योर येलो बोन मैरो विल कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो और वो प्रोडक्शन चालू कर देगा, ठीक है। एक चीज़ जो यहाँ पे बताना ज़रूरी हो जाता है वो स्टेम सेल्स। बच्चे हमेशा जानते हैं, नाम सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो आज समझ लेते हैं। मान लो ये एक बोन मैरो का घर है, घर बना लिया, ठीक है, बोन मैरो का घर है ये, इसके अंदर सेल्स हैं कुछ ये एक सेल है, ये होता है स्टेम सेल,
ठीक है, ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल है। एक स्टेम, हम लोग जनरली जो भी सेल देखते हैं, मान लो कोई मसल सेल है तो वो आगे जाके मसल सेल को ही आगे उसी से वो निकलेगा, वो उसी को रिप्रोड्यूस जो भी होगा, माइटोसिस होगा, जो भी होगा मसल सेल्स ही बनाएगा। स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, इट इज़ अ काइंड ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जो कि किस तरीके के सेल में बदलेगा नहीं पता। उसके पास ऐसा, इट इज़ प्ल्यूरीपोटेंट। प्ल्यूरीपोटेंट वर्ड पता है? प्ल्यूरीपोटेंट का मतलब वैसा सेल जिसके पास ये पोटेंसी है, एक पोटेंशियल है कि इट कैन गिव बर्थ टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। टोटीपोटेंट, प्ल्यूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, कभी और बताएंगे। अभी के लिए जान लो कि स्टेम सेल्स ये वाले जो एडल्ट्स में मिल रहे हैं वो प्ल्यूरीपोटेंट है, इट कैन गिव राइज टू वेरियस काइंड ऑफ सेल्स, सिर्फ एक तरह का सेल नहीं। और तुमको जान के बहुत हैरानी होगा कि जो स्टेम सेल है वो न्यूरॉन्स और हार्ट सेल्स, हर तरीके के सेल्स को प्रोड्यूस करने में का पोटेंशियल रखते हैं। बहुत ही जादुई टाइप का सेल है तुम्हारे बॉडी में जो बहुत सारा मिरेकल्स कर सकता है। खैर, स्टेम सेल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो तो कभी और डील करेंगे। फ़िलहाल देखो तो ये जो स्टेम सेल्स है ना, ये आगे चल के आरबीसी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा, और इसमें से एक जो सेल है वो अब स्टेम सेल फिर से बना लेगा, क्योंकि स्टेम सेल्स ख़त्म नहीं होने चाहिए, राइट। उसका जो रिजर्व है, इट नीड नॉट टू गेट एम्प्टी, राइट, उसको कभी ख़त्म नहीं होना है। तो वो जैसे दो डॉटर सेल्स में बाइफर्केट किया, सेल डिवीजन पढ़ा होगा, दो डॉटर सेल्स में बाइफर्केट किया, तो एक वो फिर से स्टेम सेल ही बना लेगा एंड दूसरा वो बना लेगा, मान लो यहाँ आरबीसी बनाना है, आरबीसी बना लिया। रिमेंबर वन थिंग, आरबीसी जैसे फॉर्म में हमें मिलता है ना बाइकॉनकेव, ऐसे फॉर्म में मिलता है आरबीसी, और न्यूक्लिएटेड नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर न्यूक्लियस हो गया बड़ा सा तो हीमोग्लोबिन एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हमें चाहिए ऐसा चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने अंदर एडजस्ट कर सके, अपने अंदर लोड कर सके। अगर न्यूक्लियस ही आधा स्पेस दे लेगा तो वो कहाँ एंटर करेगा, इस वजह से न्यूक्लियस नहीं होता। बताना कभी कि और कौन से सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या वो सेल कहलाएगा? कैन अ सेल कैन बी कॉल्ड अ सेल विदाउट अ न्यूक्लियस, और इज इट इवन लिविंग? कैन अ सेल लिव विदाउट अ न्यूक्लियस? ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे, कभी बताना, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट अभी जानते हैं कि जो मच्योर आरबीसीज होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। तो अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ न्यूक्लियस क्यों बनाया? क्योंकि जो स्टेम सेल या बोन मैरो से जो आरबीसी निकलते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मच्योर नहीं होते, दे आर इमच्योर, राइट, दे आर इमच्योर, वो मच्योर नहीं हुए होते हैं। उनको मच्योर होने के लिए किडनी से एक केमिकल आता है इरिथ्रोपोएटिन, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो जान लो, किडनी से आता है। और विटामिन B12 और विटामिन B9, इसी के कमी से अनीमिया हो जाता है, सुने होंगे, मेगाब्लास्टिक अनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इसके कमी से हो जाता है। इस प्रोटीन का अगर, इस विटामिन का अगर कमी हो गया ना, डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन, इट कैन लीड टू अनीमिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया। सो टू मच्योर और टू मच्योर एंड इमच्योर आरबीसी, टू मेक इट mature, what other things which are needed? So we need erythropoietin which comes from kidney, and we need two types of vitamins, vitamin B12 and vitamin B9. Then we get matured RBC which is anucleated and biconcave. फिजिक्स वाले जानते होंगे, लेंस मिरर में बाइकॉनकेव बाइकॉन्वेक्स मिरर लेंस पढ़ते ही हैं, तो वो सब जानते होंगे। तो स्टेम सेल्स और आरबीसी के बारे में जान लिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन था इट मेनली फोकस्ड ऑन ब्लड, मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, व्हाट आर इट टाइप्स। ब्लड के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, आरबीसीज के बारे में थोड़ा सा जाना। अब आता है डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, वो कभी किसी और क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि एक बार में वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है और सर के ऊपर से जाने लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, सो वील रीड, वील स्टडी और वील नो थिंग्स इन शॉर्ट
videos, like in short period of time we will try to gain much knowledge, we will try to gain much knowledge, क्योंकि छोटे छोटे जो वीडियोस होते हैं, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी गेट टू नो मोर थिंग्स, राइट. और इफ़ आई start to teach WBC or platelets, it will take more time and it will get lengthier. So we'll discuss in it some other day, we'll discuss it in some other day, some other class. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही ज़मीनी स्तर पे जाकर इस चीज़ को डिस्कस, इस चीज़ को समझाने का ट्राई किया है. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, और अगर जो भी आपका फीडबैक होगा इट विल बी मच अवेटेड. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा पढ़ाकर. अगर आपको कुछ भी यूज़फुल हुआ हो तो आई विल फील दैट समथिंग आई एम डूइंग विच इज़ राइट. सो थैंक यू सो मच. बाय. पढ़ते रहिए और हम लोग फिर मिलेंगे.